नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के 472 जिलों में नशे का जाल फैला हुआ है। हमने 2 साल के अथक परिश्रम के बाद सर्वे और कई रिपोर्ट के आधार पर जिलों में मैपिंग कर ड्रग्स की आपूर्ति के मार्गों की पहचान की है और इसके तहत बड़ी मात्रा में जब्ती भी की गई है। लोकसभा में बुधवार को देश में मादक पदार्थों दुरुपयोग की समस्या और इस संबंध में सरकार की ओर से उठाए गए कदम पर हुई लंबी चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री शाह ने लोकसभा में ऐलान किया कि नशे की तस्करी के पीछे कितना भी बड़ा अपराधी हो, आने वाले 2 साल में वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से अभी कोई कारोबार नहीं हो रहा है, ऐसे में सरहद से होकर नशीले पदार्थ नहीं आते हैं, लेकिन ड्रोन के जरिए ये देश में आते हैं, सुरंग बनाकर और बंदरगाहों के रास्ते आ रहे हैं। इन नए तरीकों से निपटना होगा। अमित शाह ने कहा, नशा मुक्त भारत मोदी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले 4 स्तरीय एन कोड की स्थापना की गई है। जिले से लेकर केंद्र तक समितियां बनाई हैं। 60 से 70% ड्रग्स समुद्री रास्ते और एयरपोर्ट से आता है। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, एसएसबी को मामले दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि अपनी नस्लों और देश को बचाने के लिए केंद्र और राज्यों को मतभेद भुलाकर इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं। इस गंदे पैसे की मौजूदगी अर्थव्यवस्था को भी खोखला कर देती है। नई पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा ड्रग्स, आतंकवादियों को भी खाद्य पानी इससे मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि ये लड़ाई केंद्र या राज्य की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई हम सबकी है और हम सबको मिलकर इसके लिए लड़ना होगा। अमित शाह बोले, देश के 472 जिलों में नशे का जाल फैला हुआ है, मैपिंग कराई गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया कि नशे की तस्करी के पीछे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, आने वाले 2 सालों में वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने कहा कि हमने 2 साल के अथक परिश्रम के बाद सर्वे और कई रिपोर्ट के आधार पर जिलों में मैपिंग कर ड्रग्स की आपूर्ति के मार्गों की पहचान की है और इसके तहत बड़ी मात्रा में जब्ती भी की गई है। और इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर वेद भूषण जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ मुस्कान फाउंडेशन से भारत भूषण जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर सजीला मैनी भी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वेद भूषण जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, ड्रग का कारोबार और नशा वृत्ति कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, लेकिन काफी मेहनत और फोकस के बाद भी इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका है। इसके क्या कुछ कारण हैं? सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है हमारी। भारत भूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी सर, मेरा सवाल आपसे ये कि ड्रग्स से समाज को क्या नुकसान है वह तो दिख रहा है, लेकिन समाज में कई स्तर पर ये ट्रेंड बन गया है। इसके लिए सिर्फ सरकारी प्रयास से इसे रोक पाना मुश्किल है। समाज के स्तर पर इसको किस तरीके से ठीक किया जाए? नमस्ते। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बात के लिए मौका दिया है।
और ये एक बहुत ही सीरियस और अहम सवाल है आज के युग में, और जी। खास करके भारत में। हिंदुस्तान ने करीब 2-3 साल पहले एक सर्वे करवाया था जिसका नाम टोटल एक्सटेंट कितना है, कौन सा नशा करते हैं, ये भारत सरकार के एवं कल्याण मंत्रालय ने एम्स के साथ मिलकर करवाया था और हर स्टेट में करवाया है। उस सर्वे का मतलब ये था कि हमें देखना था कि आज हिंदुस्तान में कितने लोग नशा करते हैं, कौन से लोग नशा करते हैं, सुविधा क्या है। इसमें ये पाया गया था कि करीब 16 करोड़ लोग नशा करते हैं हिंदुस्तान में। उनमें से करीब 7 करोड़ 86 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इमीडिएट इलाज की जरूरत है जी। और अगर हिंदुस्तान में ये देखा जाए तो करीब हम साल में 3,30,000 लोगों का इलाज करते हैं। हमारे पास जो पीड़ित लोग हैं वो 7 करोड़ 86 लाख हैं और इलाज हम कर पा रहे हैं सरकार की तरफ से मिलके, प्राइवेट साइकेट्रिस्ट की मदद से, एनजीओ की मदद से 3,30,000 है। तो गैप बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान की सरकार बहुत बढ़िया तरीके से प्रयास कर रही है कि हम लोगों का नशे पे रोकथाम कर पाएं, लोगों का इलाज कर पाएं और जो लोग इलाज के बाद हैं आपने उनको कहा सरकार तो काफी पाएं। कोशिश कर रही है, सरकार काफी प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। इस दौरान अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर सजीला, जिस तरह के केस नशा मुक्ति केंद्रों में आते हैं उसमें सबसे ज्यादा किस तरह के ड्रग लेने वाले केस होते हैं और उनका नशा छुड़ाने में किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं? नमस्कार जी। जी नमस्ते। सबसे पहले मैं अमित भाई की वॉइस से साउंड आप आवाज सुन पा रही है मेरी? जी जी मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं अमित शाह जी को इस चीज से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। बहुत अच्छा अहम मुद्दा है ये, क्योंकि जब तक हम सप्लाई को खत्म नहीं करेंगे हम किसी तरीके से किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो हम देखते हैं, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ, हम देखते हैं यहाँ पे ड्रग्स का इतना ज्यादा चलन बढ़ गया है कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिएगा मैक्सिमम लोग स्मोकअप कर रहे हैं। बहुत बहुत वाइडली अवेलेबल है। अगर छोटे से ड्रग की बात करें कि अगर हम करें गांजा की बात, तो गांजा भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। लोग आजकल सिगरेट के अंदर भर भर के गांजा को पी रहे हैं। फिर बड़े बड़े नशे आते हैं, ओपियाइड का नशा आता है, सेडेटिव लेते हैं लोग, फिर पार्टी ड्रग्स करते हैं। बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ड्रग्स का। पर सबसे पहले इस चीज का बहुत अच्छा है जो ये जो अभी जो मुहिम चलाई है कि हम इसकी सप्लाई को रोकें, क्योंकि इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है, कहाँ से मिलता है। हमारे पास एक चीज देखी गई है हमारे सेंटर के अंदर कि जो एज ऑफ अपटेक है, जो बच्चे शुरू कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले बच्चे होते थे 17-18 साल में आते थे, 20 के आते थे, आजकल 10-10 साल के छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। 8 साल का बच्चा नशा कर रहा है, 7 साल का बच्चा नशा कर रहा है। मैं अस्पताल के अलावा बहुत ज्यादा CSR वर्कशॉप भी करती हूँ। CSR वर्कशॉप का मतलब है हम कम्युनिटी के अंदर जाते हैं। तो कम्युनिटी के अंदर देखा है छोटे छोटे बच्चे जिनको दवाई देने में डर लगता है, 8 साल का बच्चा लगभग सब तरह के नशे कर रहा है, सोल्यूशन को सूंघ रहा है, वो स्मैक भी पी रहा है, वो गांजा भी ले रहा है, वो चरस भी ले रहा है। कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से वो नशे की पूर्ति करता है, कैसे वो अपने नशे का पोषण कर रहा है, और उसकी ग्रोथ अगर वो 10 साल का है या 16 साल का है तो कम से कम वो 8 साल का 10 साल का लगता है, उसकी ग्रोथ वहीं से है जो है खत्म हो जाती है। अगर हम हिंदुस्तान का पूरा स्पेक्ट्रम देखते हैं तो बहुत ज्यादा नशा इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। एक नशे वाला दूसरे नशे वाले को बनाता है, और मैक्सिमम जो लोग हैं, जितने भी जो छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स हैं, वो सारे नशे वालों को ही पकड़ते हैं। तो इसीलिए जो बहुत ज्यादा गहरा फंसा हुआ है। हमेशा अभी तक किसी भी सरकार ने इस चीज से बहुत तगड़ी, बिल्कुल सही आपने कहा, चुनौतियां बहुत सारी हैं। 10-10 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, कैसे उनको समझाया जाए, कैसे इन चुनौतियों से पार पाया जाए। बिल्कुल मैम, मैं सवाल अब भारत जी से करूंगी। आपको हम सुन चुके हैं पूरी तरीके से। भारत जी, ड्रग की तस्करी में जिस तरह से नई नई तकनीक और तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि इसमें पढ़ा लिखा वर्ग भी शामिल है। वह उसे नशा नहीं, उस बाजार की दृष्टि से देखता है।
जी, तस्करी में कई तरीके के जो पुराने तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज की डेट के जो नए मेथड हैं, जैसे डार्क नेट एक ऐसा वो है, ऑनलाइन आप ड्रग्स मंगवा सकते हो और आपकी डिलीवरी डोर टू डोर डिलीवरी है। उसमें कोई बीच का मतलब पता नहीं चलता कि कौन ड्रग्स बेच रहा है, किसके लिए ड्रग्स आ रहा है। और एक उदाहरण मैं और देता हूं आपको, जो पुराने तरीके हैं उसमें मान लो एक बस्ती है दिल्ली में, जे कॉलोनियां जितनी भी हैं उसमें बहुत सारा नशा बिकता है पुराने तरीके से, कि आप छोटा सा उसको पैकिंग करो, जिसको हम पुड़िया कहते हैं। एक पेडलर करीब 3 लाख 4 लाख 5 लाख का नशा रोज का बेचता है, एक पेडलर। और उस बस्ती में मान लो 10-12 पेडलर हैं, तो आप लगा सकते हो 50-60 लाख का नशा एक बस्ती में जी। और अगर इस तरीके की दिल्ली में बहुत सारी बस्तियां, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो। दुख इस बात का है कि हम इतने बड़े पैमाने पे भारत सरकार के 5 कार्यक्रम हैं, जिसका स्कीम का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्कीम का नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, नैप DDR। उसमें 5 तरीके के प्रोग्राम है। एक नशा मुक्ति है, जिसको इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं इलाज के लिए। एक का नाम है ODIC, आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर, जो कम्युनिटी में अवेयरनेस कर रहा है। एक का नाम है कम्युनिटी बेस्ड पीयर लीड इंटरवेंशन। और एक नया प्रोग्राम आया है, करीब 500 डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर खोले हैं इस बार जी। 500 डी एडिक्शन सेंटर में ये तीनों कंपोनेंट जोड़ दिए हैं, CPLI भी, कम्युनिटी बेस्ड पीयर लीड भी, ODIC भी, आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर, ये कम्युनिटी के काउंसलिंग सेंटर हैं, OPD है। और तीसरा इलाज का, जिसको इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान का जो एरिया है, उस हिसाब से ये बहुत बड़े नहीं हैं। तो सरकार का कुल मिला के आप कह सकते हो 1500 प्रोग्राम है पूरे हिंदुस्तान में, जिनको सरकार ग्रांट दे रही है, तो इलाज कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अवेयरनेस स्कूलों में जो होना है, सरकार प्रोग्राम चला रही है, इस दौरान जगह जगह अवेयर को लेकर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और बहुत सारी जानकारियां भी लोगों से बातचीत करके इस दौरान अपने आसपास के लोगों को देखकर भी पता चलती है कि कहां पर किस तरीके से बड़े पैमाने पर ये नशे का जो, ये ड्रग्स का जो कारोबार है वो चल रहा है। अभी आपने जैसे कि बात दिल्ली की, यहाँ पर की बस्तियों की आपने इस दौरान बात की, तो हम अक्सर देखते हैं CP में जाते हैं तो कितने छोटे छोटे बच्चे वहां पर ड्रग्स लेते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ वेद भूषण जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, मेरा सवाल पहला आपसे ये कि ड्रग का कारोबार और नशा वृत्ति कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, लेकिन काफी मेहनत और फोकस के बाद भी इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका है। इसके क्या कुछ कारण हैं? देखिए, 80s के दौरान में जब बिल्कुल चरम पर नारकोटिक्स था, तमाम दिल्ली नशे का व्यापार बन चुकी थी, हर गली कॉर्नर में स्मैक जो होती है बेची जा रही थी, लोग उसका सेवन कर रहे थे। तो सरकार ने उस टाइम, तत्कालीन सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाए थे, NDPS ऑर्डिनेंस। उसके तहत जो बड़े ड्रग्स के डीलर थे उन पर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद में एक पार्लियामेंट से एक्ट बनाया गया, NDPS एक्ट, जो बड़ा ड्रकोनियन एक्ट बोलते हैं, जिसमें छोटी सी मात्रा पकड़े जाने पर बेल का प्रोविजन तक नहीं है और फांसी तक की सजा का प्रोविजन है। उसके बावजूद भी, तमाम नकेल कसने के बावजूद भी इस तरफ बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं हो पाई है। इसलिए जो कल का जो वक्तव्य है, जो गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में दिया है, क्योंकि अब ये बात आगे जा चुकी है, अब ड्रग्स का कारोबार नार्को टेररिज्म की तरफ जा रहा है, जो कि देश की जो हमारी राष्ट्र जो इंटीग्रिटी है उसके लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि ड्रग्स का पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है, देश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। जहां तक कंजम्पशन का सवाल था, वो तो एक विक्टिम तक होता है, केवल कुछ लोग उसके अफेक्टेड हो सकते हैं या सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट अफेक्टेड हो सकता है। परंतु कल जो पार्लियामेंट में बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ड्रग्स का जो पैसा है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, और यही कल अमित शाह जी ने भी कहा कि नई पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है ड्रग्स, और आतंकवाद को भी इससे खाद पानी मिल रहा है। ड्रग्स माफियाओं पर लगाम कब, इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और 3 खास मेहमान हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। वेद जी, आपसे समझना चाहेंगे, ड्रग अब कारोबार और हथियार दोनों हैं, और इसका पूरा व्यवस्थित नेटवर्क है,
प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक की चेन है। इसमें विदेशी समूहों का हस्तक्षेप कितना है और देश के भीतर इसे ऑपरेट करने वाले ग्रुप का अनुपात कितना है? ज्यादा चुनौती किस लाइन को कंट्रोल करने में है? ड्रग्स से घिरा हुआ है। यदि आप देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इवन नेपाल और थाईलैंड, तमाम से ड्रग्स का आदान प्रदान होता है और इंडिया एक ऐसा कंड्यूट बना, एक चैनल बना हुआ है जिसके रास्ते से ड्रग्स अक्सर आ रही हैं और जा रही हैं। परंतु चिंता की बात उससे आगे ये है, क्योंकि उसका पैसा जब ही डिस्कशन चल रहा था, अब उसका आतंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बारे में तमाम जो एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और जो स्टेट के कंट्रोल ब्यूरो है, तमाम मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है। इसलिए कल ये जोर दिया गया है कि सबको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, जिससे कि उस पर अच्छा प्रहार किया जा सके और कामयाबी की दिशा में एक अच्छा कदम साबित हो सके। तो उम्मीद है कि सरकार ने भी यही उम्मीद जताई है कि शायद सभी संस्थाएं, जो भी चाहे स्टेट की हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, वो कन्फ्रंटेशन की स्थिति में ना रहकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, जिससे कि एक मजबूत जवाब दिया जा सके। अभी आपने देखा कि पीएफआई का भी लिंक बताया गया था, जिसको सरकार ने बैन किया है। उसका भी लिंक कहीं ना कहीं से टेररिज्म की तरफ था और कहीं ना कहीं इस तरह का पैसा उसमें इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इस तरह को पैसे को इस्तेमाल करना एक बहुत इजी साधन है, क्योंकि आप ड्रग्स बेचकर उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि 1 किलोग्राम हेरोइन यदि इंडिया में, दिल्ली से आप कामयाब हो जाते हैं अमेरिका में ले जाने तक, तो वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इसमें सोचिए कि 1 किलो ड्रग्स, केवल 1 किलो स्मैक 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाती है। इतना मोटा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए बड़े बड़े स्टेक होल्डर है। आपने देखा होगा बड़े बड़े गैंग्स के नाम आते हैं। मैक्सिको एक कंट्री है जहां पर पूरा सिस्टम ही पूरा ड्रग्स के ऊपर है। उनके प्रेसिडेंट को ड्रग्स की वजह से मार दिया गया था। तो इस दिशा में चिंता सरकार की बिल्कुल वाजिब है। इस तरह के कदम सही उठाए आपने जाने कहा चाहिए, सर कि कोऑर्डिनेशन जो है, बिल्कुल सही आपने कहा, कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत जरूरी है। और कल अमित शाह जी ने भी कहा कि यह लड़ाई केंद्रीय राज्य की नहीं है, बल्कि ये हम सबकी लड़ाई है और इसके लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा। सजीला जी, यह भी कहा जाता रहा है कि नशे की सप्लाई एकदम बंद होने से समाज में उग्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इसके आदी हैं उन्हें हर हाल में ये चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसे है कि अगर सप्लाई बंद करनी है तो एकदम ही करनी पड़ेगी। ऐसे धीरे धीरे करके हम बहुत कड़ा स्टेप ही उठाना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसकी किसी भी तय पे नहीं जा पाएंगे। हम हर हफ्ते एक डिस्कशन में आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। ये 10 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है। हमें एक प्रॉपर ठोस चीजें चाहिए। देखिए, 2 चीज है। एक चीज है अवेलेबिलिटी, उसको हमको बहुत बुरी तरीके से एड्रेस करना है। हर 50 गज में एक बंदा बेच रहा है। मतलब आप देखिए, हर चीज से लीगल इलीगल से हम सारी चीजों से सिगरेट बेच रहा है। वो हर सिगरेट बेचने वाले मैक्सिमम लोग भी आपका गांजा भी बेचते हैं, चीजें भी बेचते हैं। तो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमें एड्रेस करना है। अगर हम एकदम बंद कर देंगे तो भी उग्रता नहीं बढ़ेगी। अगर ये देखा गया है कि अगर कोई भी नशा है, 1 हफ्ता अगर ना मिले ना किसी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा बहुत उसका विड्रॉल आएगा, थोड़ा बहुत उसका अर्जेस आएंगी। वो हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं जिससे हम उनको हैंडल कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ हैं, सपोर्ट्स है, जिससे हम प्रॉपर तरीके से उनको हैंडल कर देंगे। और हम नशा भी जब छुड़वाते हैं तो हम पूरा ही छुड़वाते हैं, हम कम नहीं कराते उसको। ये नहीं कराते कि कम नहीं होता, उसका नशा भी होता है, पूरा ही खत्म होता है। और उसके सारे विड्रॉल, उसके सारे अर्जेस, सारी चीजें मेडिकेशन द्वारा ही हम उसको बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इसके साथ ही ड्रग की आपूर्ति रोकने के साथ ही इसके पीड़ितों को चिन्हित करना भी आवश्यक है, ताकि उन्हें उपचार दिया जा सके। बिल्कुल सही बात है, उनको उपचार देना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 चीजें, एक है प्रिवेंशन, दूसरा है ट्रीटमेंट। इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है। प्रिवेंशन मतलब जो नए लोग हैं वो इसके अंदर ना पड़े। अगर सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई बंद हो जाएगी, तो प्रिवेंशन अपने आप हो गई। तो जितने पीड़ित है वो हमारा फिर कम रह जाएगा सिस्टम, कि पीड़ितों को हम लोग फिर उसको उस हिसाब से हैंडल कर दिया जाएगा। उस हिसाब से देखिए, बहुत चीजें हैं, बहुत सारे नशे हैं, जब नहीं मिलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान थोड़ा बहुत अब वो करता है, थोड़े से विड्रॉल आते हैं, थोड़ा हर एक जगह का अलग अलग विड्रॉल आता है, वो हैंडल हो सकता है। हमारे पास पर्याप्त उतने ही विशेषज्ञ है, पर्याप्त मेडिकल साधन है जिससे हम चीजों को हैंडल
किया जा सकता है। बिल्कुल, चीजों को हैंडल किया जा सकता है। भारत जी, गृह मंत्री ने कहा कि जब तक जिला स्तर पर इस विषय की मीमांसा नहीं की जाएगी तब तक हमारी लड़ाई सफल नहीं होगी। इस पर आपकी क्या राय है? दोबारा बोलिए सर, मेरा सवाल ये है कि गृह मंत्री ने कहा कि जब तक जिला स्तर पर इस विषय की मीमांसा नहीं की जाएगी तब तक हमारी लड़ाई सफल नहीं होगी। इस पर आपके विचार, आपकी राय क्या कुछ है इस पर? बहुत खूब कहा उन्होंने, लेकिन मेरा तो और भी नीचे जाने का वो है। मेरा सुझाव है कि जिला स्तर नहीं, तहसील तक जाना है, गांव तक जाना है, पंचायत तक जाना है। नशे ने ऐसा इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है कि आज आपके छोटे से गांव में यू नेम इट एंड ड्रग्स आर देयर अवेलेबल। कोई ऐसा गांव नहीं बचा। आई बिलोंग्स टू वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और उस जिले का नाम है कांगड़ा, वन ऑफ द फेमस डिस्ट्रिक्ट। उसका मेरा एक छोटा सा गांव है, पर वहां पे कम से कम 5 नशा मुक्ति केंद्र खुल गए हैं। इट मीन्स नशा है वहां पे। तो जो हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहा है, हम तो उससे भी आगे जाने की सलाह दे चुके हैं कि आपको पंचायत लेवल तक, फिर आपको जिला परिषद लेवल तक, फिर तहसील लेवल तक, फिर जिले पे। अभी हमारे भाई वेदभूषण जी ने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो जानकार, उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई हमारे देश की लड़ाई है। ये किसी जिले की, किसी राज्य की या किसी सरकार की नहीं है। और ये लड़ाई दुनिया के बड़े बड़े देश हार चुके हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स आज से 40 साल पहले शुरू किया था उन्होंने, वो लोग हार चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान ये ना हारे। ये मंशा हमारे हर नागरिक की होनी चाहिए। देयर आर टू कंडीशंस। एक है जिसको हम कंट्रोल करते हैं और दूसरा है इरेडिकेशन। जैसे भारत ने पोलियो के केस में और स्मॉल पॉक्स के केस में उसको इरेडिकेट किया है। अब टीबी पे उनकी नजर है, लेकिन उससे पहले है कि वो नशा मुक्ति को भी साथ लेके चले। जैसे हमारी डॉक्टरनी ने बोला है कि इलाज की और रोकथाम की लड़ाई साथ चलनी है। अगर आप इस पे रोकथाम लगाते हो या आप किसी तरीके से सप्लाई बंद करते हो, तो 3 तरीके के प्रोग्राम है दुनिया में। एक का नाम है सप्लाई रिडक्शन, जो हमारे वेद साहब करते रहे हैं, पुलिस के बहुत सीनियर अफसर रहे हैं। उसके बाद है डिमांड रिडक्शन, जो इलाज कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, मैडम डॉक्टर गंगाराम से जो डॉक्टर हैं शायद वो कर रहे हैं। तीसरा एक नया तरीका है जिसको हम हार्म रिडक्शन कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों इकट्ठी चलनी चाहिए। कोई एक चला के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपने कहा, हमें कंट्रोल करने की वो बननी है और सबको एकजुट होकर इस दिशा में कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश की लड़ाई है। तो सफल नहीं होंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। एकजुट होंगे तभी सफल हो पाएंगे इस विषय में हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमित शाह ने कहा कि देश को बचाने के लिए केंद्र और राज्यों को मतभेद भुलाकर इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं। इस गंदे पैसे की मौजूदगी अर्थव्यवस्था को भी खोखला कर देती है। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।